क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड में सिर्फ 1 लाख रुपया 2010 में लगाया होता तो आज उस 1 लाख की कितनी वैल्यू होती। आपको हर साल ये कंपनी कितने पैसे डिविडेंड की मद में देती। आपका टोटल कैपिटल गेन कितना होता। आपका डॉलर में कितना रिटर्न बनता। टैक्स कितना पे करना पड़ता। टोटल आपका गेन आज तक कितना होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। जी, तो यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 2010 में। उस वक्त इसकी प्राइस थी तकरीबन 800 के राउंड अबाउट। तो शेयर हमें मिलते हैं जी 133। 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1862। इसी तरह 2011 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 36 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 4700 और 6600 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 की बात करें तो इसमें भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है 50 रुपये का, 25 रुपये का और 25 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 3300 रुपया, 3300 रुपया और 6600 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 की बात करें तो इसमें भी ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है 66 रुपये का, 76 रुपये का और 44 रुपये का, जो कि 5900 रुपया, 10,000 रुपया और 8,700 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 42 रुपये का और 94 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 12,000 रुपया और 5,700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 की बात करें तो 2015 में ये कंपनी हमें 54 रुपये का डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 7,100 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 96 रुपये का और 90 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 12,000 रुपया और 12,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें तीन डिविडेंड देती है 278 रुपये का, 122 रुपये का और 50 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 6600 रुपया, 16,000 रुपया और तकरीबन 36,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में ये कंपनी हमें एक दो तीन चार चार डिविडेंड देती है 33 रुपये का, 105 रुपये का, 44 रुपये का और 55 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 7,300, 5,800, 13,000 और 4,399, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2019 में। तो 2019 में ये कंपनी हमें अगेन चार डिविडेंड देती है 76 रुपये का, 88 रुपये का, 63 रुपये का और 93 रुपये का, जो कि हम डिविडेंड की मद में 12,000 रुपया, 8,300, 11,000 और 10,000 रुपया डिविडेंड की मद में पूरे साल में ले लेते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 142, 130, 141 और 120.52 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000, 18,000, 17,000 और 18,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो देखा आपने ये कंपनी किस तरह हमें चारों क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है। 2021 में भी ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 210, 228, 151 और 187 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 24,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 28,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 245 रुपीज़ और 287 रुपीज़, जिसकी वैल्यू बनती है 38,000 रुपया और 32,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में ये कंपनी हमें 72 रुपये और 179 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 23,000 रुपया और 9,500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 178, 143, 623 और 511 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 67,000 रुपया, 82,000 रुपया, 19,000 रुपया और 23,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 की बात करें तो 2025 में ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 600 रुपये का, 525 रुपये का, 444 रुपये का और 466 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 61,000 रुपया, 60,000 रुपया, तकरीबन 70,000 रुपया, तकरीबन 80,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो देखा हमने कि
अगर हम 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपया लगाते तो हमारे पास टोटल कितने शेयर आते, ठीक है। और हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती और हमें कितना जो है वो बोनस देती। बोनस तो कोई भी नहीं मिला, लेकिन सारे ही हमें डिविडेंड मिले हैं। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2010 में 1 लाख रुपया लगाते तो आज के दिन अगर हम उसे सेल करते तो हमारे पास टोटल कितनी जो है वो वैल्यू अमाउंट बनती। 133 हमारे पास शेयर है, प्राइस है इसकी 26,450 रुपये 8 मई वाले दिन। वैल्यू इसकी बन रही है जी 35 लाख रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, 34 लाख रुपए का। डिविडेंड की मद में हम आज तक 9,78,000 रुपया जो है वो रिसीव कर चुके हैं। तो टोटल गेन कितना हुआ, 43 लाख रुपए का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना जी, 32.50% का। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों या दूसरे सेक्टर की कंपनियों या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड पे हमने टैक्स दिया 15% और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी 8,31,000 रुपया। इसी तरह कैपिटल गेन पे हमने टैक्स दिया और उसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट बनी 29 लाख रुपए की। तो टोटल हमारे पास आ गया 43 लाख रुपया। ग्रास प्रॉफिट टैक्स हमने इस पे 15% के हिसाब से दिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी तकरीबन 37 लाख रुपए की। यहाँ आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन, सीडीसी की फीस और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो 15% टैक्स है ये लॉन्ग टर्म में जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पीकेआर में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। शेयर हमारे पास आ गए इतने, प्राइस इसकी इतनी है 8 मई वाले दिन। डॉलर में इसकी कास्ट कितनी, वैल्यू कितनी बन रही है, 12,630 डॉलर की। कास्ट हमारी कितनी है, 1183 डॉलर की, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2010 में। 2010 में 1 लाख की वैल्यू थी 1183 डॉलर। तो हमारा कितना प्रॉफिट बना अनरियलाइज्ड, 11,446 डॉलर का। डिविडेंड हमने ले लिया 5,357 डॉलर का, क्योंकि हम हर साल जो भी डिविडेंड ले रहे थे उसको कन्वर्ट कर रहे थे उस साल की डॉलर की वैल्यू के हिसाब से। और फिर हमने सारे जो डिविडेंड थे उसको जमा कर लिए डॉलर में, तो ये बने 5,357 डॉलर। टोटल गेन आ गया हमारे पास 16,803 पर 3 डॉलर और ये परसेंटेज में बनता है 1420%। और डॉलर में हमारा XIRR बना जी 24,000 या 30%। पीकेआर में बना 32,50 और डॉलर में बना 24,000 या 30। तो इस केस स्टडी जो की हमने यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड की, तो इसको करने का बेसिक पर्पज़ यही है कि हमें ये पता चल सके कि पिछले 15-20 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर हम उसमें 1 लाख रुपया लगाते हैं 2010 में, तो आज के दिन हमारे पास कितनी अमाउंट बनती। और अगर ये कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रहे तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट फंडामेंटल चेंज ना हो, पे आउट सेम टाइप के रहें, प्राइस इसकी ऐसे ही गेन करती रहे, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। अगर प्राइस मूवमेंट कम होती है, पे आउट कम होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा जो गेन है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में भी होपफुली इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर हम बाइंग प्राइस अपनी जो परचेजिंग प्राइस है वो कम करते जाएंगे, एसआईपी करेंगे, मंथली करेंगे, तो उससे हमारा रिजल्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा बेहतर आएगा। शर्त यह है कि कंपनी इसी तरह पे आउट देती रहे और इसके फंडामेंटल सेम रहे और प्राइस की मूवमेंट भी सेम रहे। तो ये थी केस स्टडी यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।